The following relation to inventory cost have been established for ABC Limited. ABC लिमिटेड की जो इन्वेंट्री है उसको लेकर के हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देखते हैं। ऑर्डर बी प्लेस्ड इन मल्टीपल ऑफ 100 यूनिट्स। मतलब रॉ मटेरियल को जब परचेस किया जाएगा तो वो 100 यूनिट के मल्टीपल में हमको ऑर्डर पास करने होंगे। ठीक है, ऑर्डर बी प्लेस्ड इन मल्टीपल ऑफ 100 यूनिट्स। मतलब जैसे हमको रॉ मटेरियल मंगाना है तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार में हमने यहाँ पर 40 यूनिट को मंगा लिया, है ना। हमें 100 के मल्टीपल में मंगाना पड़ेगा। 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, 900 है, ऐसे 100 के मल्टीपल में हमको यहाँ पर ऑर्डर पास करना है। रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर 3 लाख यूनिट। रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर 3 लाख यूनिट, मतलब एक वर्ष में रॉ मटेरियल की 3 लाख इकाइयों की आवश्यकता कंपनी को है। इसको बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹3। एक यूनिट को परचेज करने पर 3 रुपए का खर्चा होता है। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। इस ये जो कॉस्ट होती है जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसको हमें स्टोर करना होता है। स्टोर मतलब उसको कहीं पर हमको रखना होता है। तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसको स्टोर करने की, उसको रखने की भी एक लागत होती है। उसको हम बोल सकते हैं वेयर हाउस का, गोडाउन का रेंट, गोडाउन का इंश्योरेंस, वॉचमैन सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गोडाउन। तो वो आपको दे रखी है यहाँ पर 10%। और ये 10% हमको अप्लाई करनी है परचेज प्राइस के ऊपर जो हमको 3 रुपया यहाँ पर दी हुई है। इसी के साथ एक और कैरिंग कॉस्ट हमको यहाँ पे दे रखी है, रेंट एंड इंश्योरेंस। देखिए रेंट और इंश्योरेंस अलग से दे रखे हैं, 45 पैसा पर यूनिट। मतलब कैरिंग कॉस्ट हमारी यहाँ पर दो तरह से लगने वाली है। एक तो 10% ऑफ परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल, उसको होल्ड करने की लागत, रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसको रखने की लागत। और एक और एक्सपेंडिचर दे रखा है इसमें कैरिंग कॉस्ट के नाम पर, रेंट एंड इंश्योरेंस। एक बार जब हम ऑर्डर पास करते हैं रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए तो 20 रुपए का, 20 रुपीज का हमारा एक्सपेंडिचर होता है। कंपनी 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल अपने स्टॉक में रखना चाहती है, जिसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक, इससे नीचे कंपनी का स्टॉक नहीं आता है। ये एक लेवल इन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है, 10,000 स्टॉक इनका होना चाहिए। ठीक है, 3 days आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी। जब हम ऑर्डर पास करते हैं उसके 3 दिन के बाद, 3 दिन में वो गुड्स हमको परचेस, मतलब वो गुड्स हमारे पास में डिलीवर हो जाता है। चलिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर निकालना सीखेंगे। जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना होता है, 2AO/CI, उसका अंडर रूट। सबसे पहले हम बात करते हैं 2, ठीक है, और उसके बाद हमको उसको मल्टीप्लाई करना होता है ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब हमको समझना है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की वार्षिक आवश्यकता, इनटू ओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसको अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहें, 2AO/IC। IC का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और इसका अंडर रूट। ठीक है, इसका हमको करना है अंडर रूट। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ए का मीनिंग क्लियर करते हैं। तो ए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की हमको एक साल में कितनी आवश्यकता होगी। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3 लाख यूनिट। ठीक है, ओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार यदि हम ऑर्डर पास करते हैं रॉ मटेरियल को मंगवाने का तो कितना एक्सपेंडिचर होता है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है आप देखिए,
कॉस्ट पर ऑर्डर 20 रुपीज पर ऑर्डर। ठीक है, अब हमको चाहिए आईसी, तो आईसी का एक प्रॉपर कैलकुलेशन हमको यहाँ पे समझना होगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। एक बार हम इसको लिख लेते हैं। होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का मतलब ये होता है कि जब हम उसको परचेस करेंगे तो एवरेज उसको होल्ड करने की कॉस्ट कितनी आती है। तो क्वेश्चन में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है, उसकी हेल्प से हमको यहाँ पर ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालना सीखना है। देखिए बेसिकली ये जो कॉस्ट निकलती है उसका एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट पर यूनिट को हम एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, और ये इस कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल हम परचेस कर रहे हैं उसकी एक यूनिट परचेस करने पर कितना खर्चा करना होगा, एक यूनिट, तो वो आपको दे रखी है 3 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉस्ट पर यूनिट और इसके ऊपर हमको परसेंटेज लगाना होगा होल्डिंग कॉस्ट का, जो दिया हुआ आपको 10%। तो 3 रुपए का 10% मतलब कितना हो गया, 30 पैसा, 30 पैसा या फिर 0.30 रुपीज, 30 पैसा या 0.30 रुपीज। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी जाती है होल्डिंग कॉस्ट को लेकर के, तो ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट निकल चुकी है यहाँ पर। लेकिन एक और पॉइंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेंट और इंश्योरेंस के एक्सपेंडिचर भी होंगे 45 पैसा पर यूनिट। तो हमको क्या करना होगा, सीआई की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सीआई की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस 30 पैसे में हमें ये जो कॉस्ट दे रखी है हमको रेंट की, इसको भी ऐड करना होगा 45 पैसा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो सीआई हमारी आएगी वो आती है 0.75 रुपीज, मतलब 75 पैसा। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट है वो तैयार है। ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की वार्षिक आवश्यकता 3 लाख यूनिट। ओ, कॉस्ट पर ऑर्डर, रॉ मटेरियल को जब हम परचेस करेंगे तो हमको ऑर्डर पास करना होगा सप्लायर को, उसका भी खर्चा होता है 20 रुपए पर यूनिट, पर ऑर्डर, सॉरी। आईसी, आईसी का मतलब होता है इसमें होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। कॉस्ट पर यूनिट को अगर हम यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज से अप्लाई कर दें तो हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का पता लगेगा। यदि क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है आपको होल्डिंग कॉस्ट को लेकर के, तो उसको भी आप में इसको ऐड करना होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो आईसी है वो 75 पैसा आता है। अब उसको हमको फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर पुट करना है। देखिए फॉर्मूला है हमारा 2AO/IC, 2, आप सभी करके देखिए, सभी के पास कैलकुलेटर है। 2 × ए हमारा है 3 लाख, इंटू ओ 20 रुपीज, तो कुल मिलाकर के 12 लाख रुपए का हमारा इसमें आता है अमाउंट। उसको डिवाइड करना है हमको 75 पैसे से, 0.75 से, तो ₹12 लाख डिवाइडेड बाई 0.75, तो वो आता है इसमें यहाँ पर 1,60,00,000 रुपया। ठीक है, ये 1,20,00,000 आया था अमाउंट हमारा, तो इसको डिवाइड किया हमने यहाँ पर 75 पैसा से, 0.75 से, तो 1,60,000,000 मतलब 1,60,00,000 रुपए का अमाउंट हमारा ये आता। अब इसका अंडर रूट हमें करना है, इसका हमें अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट करने पर हमारा जो EOQ आया वो आता है 4,000 यूनिट। ये हमारा आंसर है इसमें यहाँ पर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कंपनी को एक बार में 4,000 इकाइयां रॉ मटेरियल की मंगवानी चाहिए। कितनी मंगवानी चाहिए, 4,000 इकाइयां। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी को लेकर।
अब इसी के साथ में हम कुछ एडिशनल कैलकुलेशन यहां पे कर सकते हैं। हम कुछ एडिशनल कैलकुलेशन यहां पे कर सकते हैं। तो ईओक्यू को लेकर के एक और कैलकुलेशन यहां पर होती है। जैसे यहां पर बोला हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ध्यान से आप इसको समझिए। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर मतलब कंपनी पूरे साल भर में कितने ऑर्डर पास करेगी। तो देखिए एक फॉर्मूला मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का फॉर्मूला इसका वैसे होता है ए अपॉन ई ओ क्यू। देखिए ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको हम समझते हैं फॉर्मूले को यहाँ पर कि ये ए अपॉन ई ओ क्यू से क्या होगा। देखिए हम मतलब कंपनी पूरे साल भर में पूरे ईयर में रॉ मटेरियल की 3 लाख क्वांटिटी मंगवाने वाली है। कितनी क्वांटिटी चाहिए उसको यहाँ पर 3 लाख, जिसको हमने क्या बोला था ए। ठीक है, एक बार में कंपनी कितनी रॉ मटेरियल परचेज करती है, 4000 यूनिट, जैसा भी हमने यहाँ पर ईओक्यू के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो लॉजिकली भी यहां पर हम देख सकते हैं कि एक बार में कंपनी 4000 इकाइयां परचेस करेगी और कुल मिलाकर के कंपनी को 3 लाख इकाइयां परचेस करनी पूरे साल भर में। तो एक बार में कितनी परचेस कर रही है वो, 4000। कितना कर रही है, 4000 एक बार में। और पूरे साल भर में कितना परचेस करेगी वो, 3 लाख। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लाख को डिवाइड कर दूं 4000 से, तो हमें क्या मालूम चलेगा इसमें यहाँ पर कि पूरे ईयर में, होल ईयर, संपूर्ण वर्ष में कंपनी ने कितने ऑर्डर पास किए, 75 नंबर ऑफ ऑर्डर। पूरे साल में कंपनी को 75 नंबर ऑफ ऑर्डर पास करने होंगे। एक बार में 4000 इकाइयां परचेस कर रही है, पूरे साल भर में 3 लाख इकाइयों की आवश्यकता है, तो उसको 75 ऑर्डर पास करने होंगे पूरे साल भर में। तो ये एक फॉर्मूला है, ये आप नोट कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक वर्ष में कंपनी के द्वारा रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कितने ऑर्डर पास करने होंगे, कितने ऑर्डर पास करने होंगे। फॉर्मूला है ए अपॉन ईओ क्यू, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला हमको समझना है। पूरे ईयर में कंपनी 75 ऑर्डर पास करेगी, तो 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप है। 2 ऑर्डर के बीच में, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं आज कंपनी ने ऑर्डर पास किया, तो अगला ऑर्डर कितने दिन के बाद पास करेगी, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, ऐसे। ठीक है, तो टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर या टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 ऑर्डर। तो एक और फॉर्मूला हमको यहां पे समझना है, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर। ठीक है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 366। ठीक है, सामान्यतः हम कितना लेते हैं, 365। तो 365 दिन में 75 ऑर्डर पास हो रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक वर्ष में दिनों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। कुल मिलाकर कितने ऑर्डर हमने पास किए पूरे साल भर में, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इससे, आप देखिए आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। नंबर ऑफ डेज कितने थे, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं एक वर्ष में, 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं। तो 365 को डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑर्डर 75 से, करके देखिए सभी आप भी। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैप है, 2 ऑर्डर के बीच में।
तो 365 डिवाइड बाई 75, 4.86, 4.8666, लगभग 5 दिन, है ना, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर 1 तारीख को ऑर्डर पास किया है तो फिर अगला ऑर्डर 5 तारीख को, फिर अगला ऑर्डर 10 तारीख को, फिर अगला ऑर्डर 15 तारीख को, ऐसे कुल मिलाकर के पूरे साल भर में हमको 75 ऑर्डर पास करने हैं। तो देखिए 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे समझे हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकालना है आपको 2AO/IC। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर हम पास करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बना हमारा सेकंड नंबर का, जो EOQ से रिलेटेड है, A/EOQ। ठीक है, उसके बाद 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होता है, कितना टाइम का ड्यूरेशन होता है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, एक वर्ष में दिनों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, ये जो कैलकुलेशन हमने किया है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पर एक क्रॉस चेक करना हमको सीखना है। अब क्रॉस चेक क्या होता है कि जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उससे जो क्वांटिटी हमारी यहाँ पर निकली है, क्या ये क्वांटिटी इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर सही कैलकुलेट की है। तो उसके लिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि EOQ लेवल पर हमारी कौन कौन सी कॉस्ट होती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जब हम किसी मटेरियल को परचेस करते हैं तो उसको लेकर के हमें कॉस्ट, 3 तरह की हमारी कॉस्ट लगती है। किसी भी मटेरियल को हम परचेस करते हैं, सबसे पहले होता है परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो रॉ मटेरियल हमने परचेस किए पूरे साल भर में, उसको खरीदने पर कंपनी का कितना खर्चा हुआ, उसको हमको क्या नाम देना है, परचेज कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, परचेज कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल हमने परचेज की है उसको परचेज करने के ऊपर कंपनी का कितना एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल से इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट परचेज करने पर कितना खर्चा हो रहा है, इनटू नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज। ठीक है, हमने कुल मिलाकर के कितना माल खरीदा उसको हम 1 इकाई की लागत से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, ये हमारी फर्स्ट नंबर की कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं परचेज कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से सुने समझे। हम जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हमें सबसे पहले जो कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट, क्रय की लागत। जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया उसको खरीदने पर हमारा कितना खर्चा होगा, तो 1 इकाई को परचेज करने पर जो खर्चा हुआ उसको नंबर ऑफ यूनिट परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर कितनी यूनिट्स परचेज की। दूसरी जो कॉस्ट हमारी लगती है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट। देखो मैंने ऐसा नहीं बोला यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मैंने क्या बोला, होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसको होल्ड करने की लागत। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाय 2 ठीक है इनटू CI या IC जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, EOQ/2 इंटू IC, इससे क्या निकल जाएगी हमारी होल्डिंग कॉस्ट। देखिए अलग अलग तरह की कॉस्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा कर रहा हूँ। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम,
वो तो EOQ निकालने के फॉर्मूले में हमको हमें काम आती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गुड्स को जब हम परचेस करते हैं तो कितनी तरह की कॉस्ट लगती है। तो पहली होती है परचेस कॉस्ट, दूसरी होती है होल्डिंग कॉस्ट। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, होल्डिंग कॉस्ट को सेकंड नंबर की कॉस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारी है सेकंड नंबर की कॉस्ट। ठीक है, इसी प्रकार एक कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब कि पूरे साल भर में जितने भी हमने ऑर्डर पास किए उसमें कंपनी का कितना खर्चा हुआ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, कुल मिलाकर के हमने साल भर में कितने ऑर्डर पास किए। ठीक है, ये हमारी यहां पर तीसरे नंबर की कॉस्ट होती है। तो अब आप देखिए इसमें, ये तो हमारी जो फर्स्ट नंबर की जो कॉस्ट है वो तो मेन कॉस्ट होती है, ये मेन कॉस्ट है, लगना ही लगना है। तो और ये 2 नंबर की जो कॉस्ट है ये मटेरियल को परचेस करने के बाद उसको होल्ड करने की कॉस्ट है। और जब अपन मटेरियल को परचेस करेंगे तो पूरे साल भर में कितनी बार हमने ऑर्डर पास किया उसकी कॉस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं EOQ, तो EOQ के फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है 2AO/IC, यदि इस फॉर्मूले से हम EOQ निकालते हैं, इस फॉर्मूले से जब हम EOQ निकालते हैं तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आपस में बराबर होती है। ये एक क्रॉस चेक करने का तरीका है इसमें यहाँ पर ही। तो हम इसी एग्जांपल के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये टेली करेंगे कि जो फॉर्मूला अभी हमने यूज किया है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है और जिससे हमारा EOQ आता है 4000 इकाइयाँ, क्या वो सही है। तो हम चेक करते हैं। तो एट EOQ लेवल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम इसको टेली करेंगे। देखिए मैंने परचेस कॉस्ट को यहाँ पर लिखा जरूर है, लेकिन EOQ लेवल पर चेक करने के लिए कि हमारा जो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है उससे हमारा जो कैलकुलेशन आया है ये सही निकाला है फिर गलत निकाला हमने। देखिए तो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर रहेगी। अगर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर नहीं है तो आपने EOQ वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, चलिए आप इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डिंग कॉस्ट की। सभी लोग ध्यान से देखना, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ/2। EOQ हमारा आया था इसमें यहाँ पर 4000 इकाइयाँ। अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, उसको डिवाइड किया हमने किससे, 2 से। ठीक है, अब हमको इससे किसका मल्टीप्लाई करना है, हाँ किससे मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला देखिए IC, और IC हमारा कितना आया था 75 पैसा। कितना IC आया था, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है 75 पैसा, 0.75। ठीक है, अब हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं, होल्डिंग कॉस्ट। तो EOQ 4000/2 इंटू 0.75 कितना आ रहा है, 1500 रुपया। क्या है ये, होल्डिंग कॉस्ट। क्या है ये, होल्डिंग कॉस्ट। अब हमको यहां पर निकालनी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर। तो क्वेश्चन को आप चेक करिए, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 20 रुपया, इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर। एक वर्ष में हमने कुल मिलाकर कितने ऑर्डर पास किए, 75 ऑर्डर, 75 ऑर्डर। तो 20 × 75 इजिकल टू, आप मल्टीप्लाई करके देखें, 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो आपका अमाउंट आएगा इसमें यहाँ पर 1500। अब आप टेली कर सकते हो, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट 1500 रुपए आ रही है। इसका मतलब EOQ लेवल
ईओक्यू का जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया उससे हमारा जो 4000 यूनिट्स आया वो करेक्ट है। तो ये एक तरह का आपको ध्यान रखना है, ईओक्यू लेवल पर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल पर, मतलब अगर हम इस फॉर्मूले से ये पता लगा रहे हैं कि एक बार में कंपनी को कितना रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए, यदि हमने इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट किया है तो उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो हमेशा बराबर आती है। ठीक है, कैलकुलेशन आज हमने यहाँ पर ज्यादा की है तो आपको समझनी होगी इसमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या समझा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना, जो क्वेश्चन है हमसे पूछा हुआ है कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको यूज करना है 2AO/IC। उसके बाद आपको पूरे साल भर में कंपनी कितने ऑर्डर पास करेगी, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो सेकंड फॉर्मूला क्या हुआ, A/EOQ। इससे क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पास बाय द कंपनी, कितने ऑर्डर पास करेगी, वो 75। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप रहेगा, नंबर टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, क्या फॉर्मूला उसका, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तीन फॉर्मूले हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं ईओक्यू लेवल पर, हमें तीन तरह की कॉस्ट यहां पर देखनी है। सबसे पहले जो कॉस्ट होती है वो होती है मेन कॉस्ट, मतलब माल को खरीदने की लागत। क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट परचेज। ठीक है, उसके बाद दो एडिशनल कॉस्ट होती है, ये तो हमारी क्या है, मेन कॉस्ट, ये मेन कॉस्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये जो दो कॉस्ट होती है इसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट, जिसका नाम क्या है, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, EOQ/2 × IC। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों आपस में इक्वल होती है, और उसको हमने यहाँ पे टेली भी किया है। होल्डिंग कॉस्ट हमारी पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में 1500 रुपये आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 1500 रुपये आती है। और हम बात करें परचेस कॉस्ट की, तो परचेस कॉस्ट भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट कितने की आ रही है, 3 रुपए की, इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट परचेज, पूरे साल भर में कंपनी कितना गुड्स परचेज करेगी, 3 लाख यूनिट्स, तो कुल मिलाकर कितना अमाउंट, 9 लाख रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं इस रॉ मटेरियल को लेकर के, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, 1500 प्लस फिर से 1500, एक होल्डिंग कॉस्ट के और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट के, प्लस 9 लाख रुपया। तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है 9,03,000 रुपया। ठीक है, ये हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट। हालांकि इस एग्जाम्पल के अंदर हमसे यहाँ पर टोटल कॉस्ट नहीं पूछी हुई है, लेकिन हमको यहाँ पर समझना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है।